आज भारतीय शेयर बाजार ओपनिंग में ठीक ठाक गति पकड़ते हुए चला था, लेकिन दिन बढ़ने के साथ बिकवाली इतनी तेज हो गई कि लगातार तीसरे दिन मार्केट लाल निशान में बंद होना पड़ा। इस गिरावट में फाइनेंशियल्स, रिटेल और मिड कैप स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया और मिड कैप इंडेक्स तो 1% से भी ज्यादा टूट गया। कई मिड कैप और सेक्टर हैवी स्टॉक्स में अचानक 10% तक की गिरावट देखी गई, जिसने सेंटिमेंट को और कमजोर कर दिया। सिर्फ मेटल स्टॉक्स ने थोड़ी राहत दी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फेड रेट कट की उम्मीदों से इस सेक्टर में हल्की खरीदारी लौटती दिखी। इंडिगो पर DGCA के नए आदेश और कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में तेज गिरावट ने भी बाजार के मूड को काफी खराब किया। दिन भर मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन अंत तक बायर्स की पकड़ कमजोर रही और इंडिसेस नीचे फिसलते रहे। सेंसेक्स दिन के अंत में 250 पॉइंट टूटकर 84,391 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 25,758 तक नीचे आ गया। निफ्टी बैंक में भी भारी दबाव दिखा और ये लगभग 262 अंक गिरकर 58,960 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में सबसे बड़ा दर्द देखने को मिला, क्योंकि ये 668 अंक टूटकर 59,007 पर बंद हुआ। ये गिरावट बताती है कि ब्रॉडर मार्केट में निवेशकों का भरोसा तेजी से कमजोर हुआ है और प्रॉफिट बुकिंग का दौर भारी पड़ रहा है। मार्केट की इस कमजोरी की पहली बड़ी वजह ये है कि दुनिया भर के निवेशक अब फेडरल रिजर्व की आज की मीटिंग पर टिके हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि फेड लगातार तीसरी बार रेट कट करेगा, लेकिन असली चिंता 2026 की गाइडेंस को लेकर है, क्योंकि इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट पर फेड अधिकारियों की राय एक जैसी नहीं है। निवेशकों को ये भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि जेरोम पावेल की जगह अगला चेयरपर्सन कौन होगा और उसकी नीति कैसी हो सकती है। कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेट कट लगभग तय माना जा चुका है, लेकिन असली खेल आगे की कमेंट्री तय करेगी। दूसरी वजह है ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, जहां शंघाई, हैंगसेंग और निकेई 225 जैसे बड़े एशियन इंडेसेस लाल निशान में थे। वॉल स्ट्रीट भी पिछली रात कमजोर बंद हुआ और उसका सीधा असर भारतीय बाजार के सेंटिमेंट पर पड़ा। तीसरी बड़ी वजह FII की लगातार बिकवाली है, जहां मंगलवार को ही विदेशी निवेशकों ने 3,760 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। लगातार 9 दिन की सेलिंग मार्केट की लिक्विडिटी को कमजोर कर रही है और इमर्जिंग मार्केट्स में रिस्क लेने की भूख को भी कम कर रही है। चौथी वजह है क्रूड ऑयल की तेजी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड $62 के ऊपर चला गया है। भारत जैसी ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल की बढ़त मतलब इन्फ्लेशन का खतरा और कंपनियों के मार्जिन पर दबाव, जो सेंटिमेंट को और कमजोर करता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी में आज के दिन 25,732 के आसपास का लो इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके नीचे जाने का डर बना रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी 25,923 के ऊपर निकल जाता है तो शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो सकती है और 26,030 के ऊपर तेज रफ्तार वाली रैली भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्केट में रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है और ट्रेडर्स वही दिशा चुनेंगे जो फेड की कमेंट्री बताएगी। जब तक ग्लोबल क्लैरिटी नहीं मिलती, बाजार में तेज ट्रेंड की उम्मीद करना मुश्किल है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि जापानीज बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने और बैंक ऑफ जापान की तरफ से पॉलिसी टाइटनिंग के संकेत आने के बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं। इसी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पर दबाव और बढ़ गया है। अमेरिका की ट्रेड टीम इन दिनों दिल्ली में है और दोनों देश पहली फेज की ट्रेड डील को इसी साल फाइनल करने की कोशिश में जुटे हैं। भारत की ओर से साफ संदेश है कि हमें रेसिप्रोकल टैरिफ चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स को राहत मिल सके और दोनों देशों के बीच व्यापार सुचारू चले। इसी दिशा में 2 ट्रैक पर बातचीत चल रही है। पहले फ्रेमवर्क ट्रेड डील, जो 2025 तक फाइनल हो सकती है, और फिर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील, जिसमें मार्केट एक्सेस और निवेश के बड़े मुद्दे शामिल होंगे। दोनों देशों ने 2025 तक व्यापार को $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। PSU बैंक पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त रैली दे चुके हैं, लेकिन मक्वेरी का मानना है कि यहां से तेजी की स्पेस काफी घट गई है। रिपोर्ट का कहना है कि दूसरी छमाही की अच्छी परफॉर्मेंस पहले से ही प्राइस में शामिल है, इसलिए अब स्टॉक्स में बड़ा अपसाइड सीमित दिखता है। 2026 से लागू होने वाले ECL नॉर्म्स से बैंकों को ज्यादा प्रावधान रखने पड़ेंगे, जिससे उनकी कमाई और ROA दोनों पर दबाव आएगा। इसके साथ ही कॉर्पोरेट और मॉर्गेज लोन में प्राइसिंग वॉर के कारण निम्स भी घट रहे हैं, यानी लोन बढ़ेंगे पर मार्जिन कम होंगे। इस रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और कैनरा बैंक पर टैक्टिकल शॉर्ट की सलाह दी गई है, जबकि SBI को हेज के रूप में रखा गया है, क्योंकि बाजार गिरने पर SBI अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। कुल मिलाकर PSU बैंक का पीक वैल्यूएशन पर दिख रहे हैं और यहां से निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। विद्या वायर्स की आज BSE और NSE दोनों पर लिस्टिंग हो गई, जहां शेयर की शुरुआत लगभग 52 रुपए के आसपास हुई। कंपनी ने 48 से 52 रुपए के प्राइस बैंड पर कुल 300 करोड़ रुपए जुटाए थे और IPO को 26 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था। एक्विस की आज बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई और शेयर 13% प्रीमियम के साथ 140 रुपए पर ओपन हुआ। कंपनी ने इस IPO से 921 करोड़ रुपए जुटाए और ये इशू 101 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था।
मीशो ने भी आज बाजार में धमाकेदार एंट्री की और शेयर लगभग 43% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। कंपनी का 5,421 करोड़ रुपए का आईपीओ करीब 80 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें QIB कैटेगरी ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई। भारतीय आईपीओ मार्केट में अगले साल जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनियां 2,55,000 करोड़ रुपए के बड़े इशू लाने की तैयारी में है। इस साल भी 100 कंपनियों ने रिकॉर्ड 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो 2007 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। सेबी ने 88 कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी दे दी है और 104 कंपनियां अप्रूवल की लाइन में खड़ी हैं। फोन पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मणिपाल हॉस्पिटल, जेप्टो, बोट और कई बड़े नाम 2026 में बाजार में उतर सकते हैं। निवेशकों के लिए ये साल आईपीओ की भारी। मोदी नेचुरल्स को आखिरकार एनएससी के मेन बोर्ड लिस्टिंग का अप्रूवल मिल गया है और कंपनी के 1.33 करोड़ शेयर 11 दिसंबर से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे। ये मंजूरी कंपनी के लिए बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे ब्रांड वैल्यू और संस्थागत निवेशकों की रुचि दोनों बढ़ेंगी। मोदी नेचुरल्स एडिबल ऑयल्स, रेडी टू ईट फूड्स और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल जैसे कई सेगमेंट्स में काम करती है और एनएससी पर लिस्टिंग से कंपनी को लंबे समय में बेहतर वैल्यू क्रिएशन का मौका मिलेगा। एक्सचेंज ने साफ कहा है कि कुछ शेयर 2027 तक लॉक इन में रहेंगे, लेकिन बाकी पूरी तरह फ्री फ्लोट होंगे। सुज़लॉन के ही विंड एनर्जी सेक्टर से बड़ा फायदा आने वाला दिख रहा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली मानती है कि अगले 3 साल में इंस्टॉलेशन काफी तेजी पकड़ेंगे। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग के साथ 78 रुपए का टारगेट दिया है और साफ कहा है कि भारत में बढ़ती ग्रीन एनर्जी जरूरतें, इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ रहे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और 25 GW की बिना ऑर्डर वाली पाइपलाइन सुज़लॉन के लिए आने वाले सालों में बड़ा मोमेंटम बना सकती है। केन्स टेक्नोलॉजी में गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बुधवार को स्टॉक फिर करीब 5% टूट गया और इसकी बड़ी वजह कोटक और नमूरा द्वारा टारगेट प्राइस में कटौती है। हालांकि नमूरा अभी भी स्टॉक को बाई मानता है और कोटक रिड्यूस रेटिंग पर कायम है, लेकिन दोनों की राय से निवेशकों में सतर्कता बढ़ गई है। BGR एनर्जी सिस्टम्स में अगस्त से दिसंबर के बीच जबरदस्त रोलर कोस्टर देखने को मिला है, जहां स्टॉक अगस्त के 113 रुपए से उड़कर 450 रुपए तक चला गया था और अब वापस टूटकर 350 रुपए के नीचे फिसल गया। लगातार गिरावट के कारण लोअर सर्किट तक लग गया, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। सबसे बड़ा डर यह है कि कंपनी के लगभग 58% प्रमोटर शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। मार्केट में इसका मतलब यही निकाला जाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव हो सकता है और लेंडर्स अगर प्रेशर डालें तो फोर्स्ड सेलिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। A1 लिमिटेड में भी इसी तरह की कहानी दिखी, जहां स्टॉक अगस्त के 676 रुपए से भागकर 2800 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से ये लगातार गिरता 1870 रुपए के नीचे आ गया। दिलचस्प बात यह है कि FII की भारी खरीदारी के बावजूद यहां कीमत खुद को संभाल नहीं पाई। करीब 300% की रैली के बाद मार्केट में तेज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और रिटेल निवेशक पैनिक सेलिंग करते दिखे, जिससे सप्लाई बढ़ी और कीमत और दबाव में आ गई। ब्रुकफील्ड इंडिया रिएट की ओर से बड़ा अपडेट आया है, जहां कंपनी ने QIP के जरिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाए और इस इशू को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिड मिली, यानी निवेशकों की दिलचस्पी 3 गुना से ज्यादा थी। इतनी बड़ी मांग दिखाती है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर स्थित इको वर्ल्ड कैंपस खरीदने में करेगी, जो 48 एकड़ में फैला करीब 7.7 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रीमियम ऑफिस स्पेस है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने कैंसर मरीजों के लिए एक नई बायोसिमिलर दवा ज़ायरेफा लॉन्च की है, जो डेनोसोमैब 120 mg का भारतीय विकल्प है और जिसकी कीमत 12,495 रुपए रखी गई है। ये दवा उन मरीजों के लिए मददगार है जिनके कैंसर का असर हड्डियों तक पहुंच चुका है और जिन्हें लगातार बोन संबंधी जटिलताएं होती हैं। सबेक्स में बुधवार को शुरुआत में तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने यूरोप की एक बड़ी एनर्जी और टेलीकॉम कंपनी से 5 साल का $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड मैनेजमेंट से जुड़े सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और मैनेज सर्विसेज से संबंधित है। कैपिटल मार्केट सेक्टर में बुधवार को दबाव बना रहा, जहां BSE, CDSL, एंजल वन और MCX जैसे सभी स्टॉक्स गिरावट के तीसरे दिन भी फिसलते दिखे। BSE करीब 5% टूटा, एंजल वन लगभग 2.5% नीचे गया और CDSL भी पिछले 9 में से 8 दिन गिर चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई स्टॉक्स में वॉल्यूम कम रहा, जैसे CDSL में सिर्फ 14 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि पिछले 20 दिन का औसत 16 लाख है। इससे ये संकेत मिलता है कि गिरावट भारी सेलिंग से ज्यादा डर और सेंटिमेंट की वजह से हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों में BSE अपने हाई से लगभग 15% नीचे आ चुका है, एंजल वन करीब 29% गिर चुका है और MCX भी 10,000 से ऊपर वापस फिसल गया है, जिससे मार्केट में सतर्कता बढ़ गई है, लेकिन पैनिक वाले हाई वॉल्यूम SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को RBI ने एक नई सेक्शन 8 कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी है, जो डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने के लिए एक पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है कि ये संस्था नॉन प्रॉफिट मॉडल पर चलती है।
दोनों बैंकों को सरकार की तरफ से ये छूट भी मिली है कि वो इस कंपनी में 30% से ज्यादा हिस्सेदारी रख सकते हैं, जो आमतौर पर बैंकों के लिए अनुमति नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मॉनिटरिंग को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शेयर बाजार में SBI हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन इस साल अब तक लगभग 21% रिटर्न दे चुका है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर भी आज थोड़ा नीचे रहा, जबकि साल भर में इसमें करीब 18% की बढ़त देखी गई है। मज़ागॉन डॉक ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर ब्राजीलियन नेवी से एक अहम MOU साइन किया है, जिसमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और दूसरे सैन्य जहाजों की मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर सहयोग बढ़ाने की योजना शामिल है। इस समझौते में प्रोक्योरमेंट में सहयोग, तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान और रिसर्च और इनोवेशन में साथ काम करने जैसी बातें भी शामिल हैं। मार्केट बंद होते समय स्टॉक में हल्की गिरावट दिखी और शेयर लगभग 2434 पर बंद हुआ। दिल्ली बिल्डकॉन को नैल्को से ओडिशा के पोटांगी बॉक्साइट माइंस के लिए 5000 करोड़ रुपए का बड़ा MDO प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें अगले 3 साल तक भारी निर्माण कार्य और कन्वेयर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके बाद 22 साल तक कंपनी को करीब 77 मिलियन टन की माइनिंग करनी होगी, जिसकी वैल्यू लगभग 3250 करोड़ रुपए के आसपास है। ये पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली बिल्डकॉन के लिए लंबे समय के स्थिर कैश फ्लोज और ऑर्डर विजिबिलिटी को और मजबूत करेगा। हबडाउन ने इस साल अब तक 3547 करोड़ रुपए की मजबूत प्री सेल्स दर्ज की हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा हैं और कंपनी के प्रीमियम और अल्ट्रा लक्जरी प्रोजेक्ट्स की मजबूत मांग को साफ दिखाती है। कंपनी अपने 3 बड़े लक्जरी प्रोजेक्ट्स 25 वेस्ट, 25 साउथ और 25 डाउनटाउन को एक साथ मर्ज कर रही है, जिससे इसका पूरा डेवलपमेंट वैल्यू 850 बिलियन से बढ़कर 1300 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नेस्ले इंडिया के नए MD मनीष तिवारी अपनी लीडरशिप को मैराथन की तरह स्टेडी और लॉन्ग टर्म फोकस के साथ देखते हैं, जहां वो कंपनी को और डिजिटली एडवांस्ड और कंज्यूमर फोकस्ड बनाना चाहते हैं। उनका मकसद है कि नेस्ले हर हाउस होल्ड में अपनी प्रेजेंस बढ़ाए। वर्तमान में रूरल मार्केट नेस्ले के टोटल बिजनेस का सिर्फ 17 से 18% योगदान देता है, जिसे कंपनी अब अग्रेसिवली बढ़ाना चाहती है। साथ ही अर्बन मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के कारण अगले साल वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। सूर्य रोशनी को गुजरात में MS पाइप सप्लाई करने का 168.17 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी एग्जीक्यूशन जून 2026 तक पूरी की जाएगी। ये ऑर्डर कंपनी के बढ़ते ऑर्डर बुक और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की मजबूती को दिखाता है। पिछले महीने ही कंपनी ने 105 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर हासिल किया था और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी सुधरा है। सितंबर तिमाही में इसका प्रॉफिट 117% बढ़ के 74.3 करोड़ हो गया और रेवेन्यू 21% बढ़कर 1845 करोड़ पर पहुंचा। आज स्टॉक में हल्की मजबूती दिखी और शेयर करीब 258 रुपए पर बंद हुआ। सिप्ला ने इंडिया में यूरोपीड नाम की नई वंस अ वीक इंजेक्टेबल थेरेपी लॉन्च की है, जो ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज जैसे बड़े हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने में मदद करती है। ये वही टिर्जेपेटाइड मॉलिक्यूल है जिसे इली लिली बनाता है और सिप्ला इसे देश में डिस्ट्रीब्यूट और प्रमोट करेगी। ये इंजेक्शन शरीर के 2 महत्वपूर्ण हार्मोन रिसेप्टर्स पर काम करता है, जिससे वेट कंट्रोल और शुगर लेवल्स दोनों पर बेहतर असर पड़ता है। इसे क्विक पेन डिवाइस के साथ 6 अलग अलग स्ट्रेंथ्स में लॉन्च किया गया है, ताकि मरीज अपनी जरूरत के हिसाब से आसानी से डोज ले सकें। KEI इंडस्ट्रीज ने अहमदाबाद के सनंत 2 प्लांट में LT और HT केबल्स की कमर्शियल प्रोडक्शन का पहला चरण शुरू कर दिया है, जो कंपनी की 2000 करोड़ रुपए वाली बड़ी एक्सपेंशन प्लान का हिस्सा है। यूनिट की मौजूदा कैपेसिटी पहले से ही काफी हाई यूटिलाइजेशन पर चल रही है और इस नए फेज के साथ सालाना 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की अतिरिक्त कैपेसिटी जुड़ जाएगी। स्विगी के नए फंड रेजिंग राउंड में टेमासेक, कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल और HDFC AMC जैसी इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बिड्स भी आए हैं। कंपनी करीब $1100 मिलियन जुटाने की कोशिश कर रही है। ज्यादातर बिड्स लगभग 375 रुपए प्रति शेयर के आसपास आए हैं, जो कि पिछले क्लोजिंग प्राइस से लगभग 7% की छूट पर है। अलॉटमेंट इसी हफ्ते पूरा होगा। स्विगी का स्टॉक इस साल 25% गिर चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री में प्राइस वॉर काफी बढ़ गई है। अडानी एंटरप्राइजेस का 25,000 करोड़ रुपए का राइट्स इशू शानदार रिस्पांस के साथ बंद हुआ, जहां कुल सब्सक्रिप्शन 108% तक पहुंच गया। पब्लिक हिस्से में तो 130% तक बिड्स आए, जो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों का मजबूत भरोसा दिखाता। LIC पर महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने 2370 करोड़ रुपए से ज्यादा की GST डिमांड उठाई है, जिसमें लगभग 1382 करोड़ का टैक्स, 849 करोड़ का इंटरेस्ट और 138 करोड़ की पेनल्टी शामिल है। आरोप यह है कि कंपनी ने 2021 से 24 के दौरान एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया था। LIC ने कहा है कि ये ऑर्डर अपीलेबल है और कंपनी इसे कमिश्नर के सामने चुनौती देगी। साथ ही LIC ने साफ किया है कि इतनी बड़ी डिमांड के बावजूद इसकी डे टू डे ऑपरेशंस या ऑनगोइंग एक्टिविटीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज LIC हल्की गिरावट के साथ करीब 858 रुपए पर बंद हुआ।
पेट्रोनेट एलएनजी ने एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले कंसोर्टियम के साथ 12,000 करोड़ रुपए के सिक्योर्ड रुपी टर्म लोन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लोन कंपनी के दहेज में बन रहे 750 केटीपीए पीडीएच और 500 केटीपीए पीपी प्रोजेक्ट को फंड करेगा, जिसमें प्रोपेन इथेन हैंडलिंग जैसी क्रिटिकल कैपेसिटीज शामिल हैं। ये लोन प्रोजेक्ट की मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स पर पारी पासू चार्ज के साथ सिक्योर्ड है और प्रोजेक्ट पूरा होते ही कुछ एग्जिस्टिंग चार्जेस रिलीज कर दिए जाएंगे। इससे पेट्रोनेट को अपने बड़े पेट्रोकेमिकल एक्सपेंशन को समय पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इस महीने ओएनजीसी के साथ इथेन अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए 15 साल का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिससे करीब 5,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलेगी। नोमुरा ने पेट्रोनेट पर बाय रेटिंग कायम रखते हुए 360 रुपए का टारगेट दिया है। बाजार में कमजोरी के बीच BSE 500 के 7 स्टॉक्स नए 52 वीक लॉस पर पहुंच गए, जो ये संकेत देते हैं कि पिछले एक साल में इन कंपनियों पर बिकवाली लगातार भारी रही है। इनॉक्स विंड लगभग 20% की एक महीने की गिरावट के बाद 118.35 के नए निचले स्तर पर पहुंचा, जो साफ दिखाता है कि स्टॉक में सेंटिमेंट लगातार कमजोर बना हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी करीब 17% महीने की गिरावट के बाद 12,263 के निचले स्तर पर पहुंचा, जिससे साफ लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में फिलहाल दबाव ज्यादा है। पीरामल फार्मा, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस और सफायर फूड्स भी इस महीने 13 से 14% टूट चुके हैं और आज अपने साल के सबसे निचले स्तर पर दिखे, जो इनके सेक्टरों में डिमांड स्लोडाउन और मार्जिन प्रेशर की तरफ इशारा करता है। क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स भी 10% एक महीने की गिरावट के साथ लो पर पहुंचा है, जो कंज्यूमर अप्लायंसेस की कमजोर डिमांड को दर्शाता है। पेज इंडस्ट्रीज में भी लगभग 8% की गिरावट देखने को मिली है और ये 36,660 के लो पर गया है, जो प्रीमियम अपैरल डिमांड में स्लोडाउन की वजह से प्रेशर झेल रहा है। ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने अपने 2026 आउटलुक में साफ कहा है कि अगले साल बैंकिंग, टेलीकॉम, ऑटो, हेल्थ केयर और डिफेंस सेक्टर भारतीय बाजार की बैकबोन बनने वाले हैं। वहीं आईटी, एफएमसीजी और मेटल्स में जोरदार तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन सेक्टर्स की ग्रोथ पेस फिलहाल सीमित दिख रही है। सिटी ने 5 चुनिंदा स्टॉक्स पर बुलिश रुख रखा है और कुछ में 40% तक अपसाइड की संभावना जताई है। इसके मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में बिजनेस मोमेंटम दोबारा लौट रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन और नए प्रोडक्ट लॉन्च की वजह से आने वाले महीनों में ग्रोथ और मार्जिन स्टेबिलिटी दोनों बेहतर दिख सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स में अभी कंज्यूमर स्लोडाउन की वजह से थोड़ा दबाव है, लेकिन सिटी को पॉपाइज का विस्तार और 20 मिनट डिलीवरी मॉडल बड़ा गेम चेंजर लगता है, जिससे डोमिनोज की ग्रोथ वापस ट्रैक पर आ सकती है। इसी तरह एचपीसीएल को स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग मार्जिन और बेहतर कैश फ्लो की वजह से 330% अपसाइड की संभावना दिखती है। हालांकि सरकारी टैक्स बढ़ने का जोखिम बना रहेगा। वोल्टास में पिछले 2 क्वार्टर से मार्केट शेयर वापस बढ़ रहा है और चैनल इन्वेंट्री घट रही है, जिससे कंपनी फिर से कूलिंग मार्केट में टॉप ब्रांड बनकर उभर सकती है। वहीं लुपिन को सिटी कम रिस्क और स्टेबल रिटर्न वाला स्टॉक मान रहा है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और बायोसिमिलर पाइपलाइन आने वाले सालों में स्टेडी ग्रोथ ला सकती है। टाटा एलेक्सी में गिरावट जारी है और इसकी वजह कोई इंटरनल समस्या नहीं, बल्कि पूरे मिड कैप स्पेस में चल रहा दबाव है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स पिछले कई दिनों से लगातार टूट रहे हैं, इसलिए टाटा एलेक्सी भी उसी माहौल में खींचा चला गया है।